नमस्कार गाइस। पुणे में रहने वाली एक लड़की के साथ कुछ ऐसे खौफनाक इंसिडेंट हुए कि उस वजह से उसे आज भी साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेने पड़ रहे हैं। और ये कहानी खुद राधिका के भाई आयुष ने मेरे को बताई थी। जो राधिका की फैमिली थी वो मिडिल क्लास फैमिली में आती थी। जो राधिका के पापा थे वो लेबर का काम करा करते थे और उन्हें दिहाड़ी रोज की मिलती थी, तो उन्हें पैसे की तंगी तो हमेशा से थी। लेकिन राधिका के पापा का एक माइंडसेट था कि जो आज उसके पापा जो लेबर का काम कर रहे हैं वो आगे उनकी जनरेशन के बच्चे या वो खुद ना करें। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो राधिका को जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, इंजीनियरिंग कराएंगे और एक अच्छी सी हाई पेड जॉब अचीव करवाएंगे। तो राधिका के पापा ने राधिका का एडमिशन मुंबई में एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया और उससे ये बोल दिया कि जब भी तेरी जॉब लग जाए तब तू आराम से जब भी जितनी बार हमारे पास आना चाहे तू आ सकती है, लेकिन अभी तू हमारे पास फेस्टिवल में भी नहीं आ सकती और ना हम तुझे बुला सकते हैं। तुझे भी पता है पैसों की कितनी तंगी है हमारे पास। तो उसने अगले 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसी मुंबई वाले कॉलेज से और उसने इंटर्नशिप की और उस इंटर्नशिप के जो उसे पैसे मिलते थे उससे वो रूम वगैरह के किराए वगैरह देती थी और थोड़े बहुत जो पैसे बच जाते थे वो अपने मम्मी पापा को जो है भेज देती थी। वो खुद नहीं जाती थी, वो फेस्टिवल पे भी नहीं जाती थी जो राधिका थी अपने घर वालों से मिलने के लिए। जब उसकी एक हाई पेड जॉब लगी और उसके बाद राधिका जो थी वो अपने भाई से बोलती है कि आज मैं वापस पुणे आ रही हूँ अपने होम टाउन में। तो जो आयुष रहता है वो अपनी बहन को बस स्टैंड पे लेने जाता है और अपनी बहन को लेके वापस घर पे आता है। उसके मम्मी पापा जो थे वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद राधिका जो है वो अपने रूम में चली जाती है आराम करने के लिए। अब इस दिन से जो है इंसिडेंट होने चालू हो जाते हैं। अब जो राधिका और जो उसका भाई था वो एक ही रूम में सोते थे, अलग अलग बेड पे। अब जो आयुष था वो सो रहा था, रात के कुछ 2-1 बज रहे थे, तो उसे थोड़ा सा एक वियर्ड सा साउंड टाइप का आया। तो उसने जो है चद्दर हटाया अपने मुंह से और जो है वो बालकनी के साइड दिखता है। उनके बालकनी के पास एक दरवाजा लगा था जो कि कांच का था, लेकिन बाहर का जो है वो दिखता था। तो जो वो आयुष है वो ये देखता है कि जो अपनी बालकनी होती है और बालकनी के आगे जो डोली होती है जिसको पकड़ के अपन नीचे की तरफ देखते हैं, वो ये देखता है कि जो उसकी बहन है वो उस डोली के ऊपर खड़ी है और बहुत जोर से हंस रही है। तो जो आयुष रहता है वो जल्दी से चद्दर हटाता है और भागता है बालकनी की साइड और वो बालकनी का गेट खोल के और बाहर देखता है तो बाहर कुछ भी नहीं होता। उस डोली पे कोई भी खड़ा नहीं होता। तो वो ये सोचता है कि कहीं राधिका जो है वो नीचे तो नहीं गिर गई। तो जल्दी से आकर डोली पे हाथ रख के नीचे देखता है तो नीचे कुछ भी नहीं होता। जो आयुष रहता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अभी जो उसके साथ हुआ वो क्या था। और आयुष जो है थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़ के अपने बेड की तरफ सोने के लिए जाता है तो वो क्या देखता है कि उसकी बहन तो उसके बगल वाले बेड पर ही सो रही है। अब आयुष जो है वो ये सोचता है कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा, तो वो आके अपने बेड पे जो है वो सो जाता है। अब अगले दिन होता है, सुबह सुबह जो आयुष है वो नीचे जाता है किचन में, तो वो देखता है कि उसकी जो बहन थी वो बचपन से उसकी मम्मी से इतना ज्यादा प्यार करती थी, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। अब आयुष की जो मम्मी थी उन्होंने गुस्से में राधिका से कुछ बोल दिया और राधिका को जो है इतनी तेज गुस्सा आया कि उसके हाथ में कुछ बर्तन था, उसने इतनी जोर से उसे फेंका और जाके गुस्से में ऐसी चाल में गई जैसी मर्दाना चाल में, बिल्कुल के मतलब कोई मर्द जो है वो चल के जा रहा है। अब आयुष जो है उसे थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा था कि राधिका जो है वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। उसी रात आयुष और राधिका जो है वो अपने रूम में सोते हैं अलग अलग बेड पे। तो जो आयुष रहता है उसे फिर से क्रीपी सी थोड़ी सी साउंड सुनाई देता है। उसे थोड़ा सा कुछ अलग सा अजीब सा साउंड सुनाई देता है कि कोई कुछ तो खा रहा है। तो वो फिर से अपने चद्दर उठा के और बालकनी की साइड देखता है। तो जो बालकनी का जो गेट बना रहता है वो कांच का रहता है, तो उसे थोड़ी सी एक परछाई टाइप की दिखती है कि कोई कुछ तो खा रहा है। तो वो जो है दूर से ऐसे अपनी टॉर्च जला के देखता है तो उसे क्या दिखता है कि जो राधिका है वो कौवे का मांस खा रही है। और उसे ये देख के झल्ली से वो चद्दर उठा के फिर भागता है और फिर बालकनी का गेट खोलता है और फिर देखता है वहां पे कोई नहीं होता। अब जो आयुष रहता है उसका सारा सिस्टम हिल जाता है। उसे मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ 2 दिन से हो क्या रहा है। अब जो आयुष है वो मेरे को ये बताता है कि आर्यन भाई उसके अगले दिन भी मेरे साथ कुछ इतना खौफनाक हुआ कि मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो आप भी बिलीव नहीं करोगे। मतलब उसके साथ ऐसा हुआ कि वो अगले दिन भी जो है वो बेड पे सो रहा था और उसके बगल वाले बेड पे जो है उसकी बहन सो रही थी। तो उसे फिर से क्रीपी सा साउंड आया और उसने जो है फिर से चद्दर उठा के और देखने की कोशिश की। तो इस बार उसे फिर से उसकी बहन जो है वो डोली पे खड़ी हुई ऐसे हंसती हुई दिख रही है। इस बार उसने ये सोचा कि उसे फिर से शायद वहम हुआ होगा। उसने बगल में बेड पे देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब उसकी जो बहन थी उसके सामने ही
ऐसे हंसते हुए और नीचे गिर गई। अब जो आयुष था वो जल्दी से दौड़ के बालकनी का गेट खोल के फिर से नीचे देखा तो उसकी बहन जो थी वो सच में गिरी पड़ी थी नीचे, और उसके जो सिर से बहुत ज्यादा खून निकलना चालू हो गया था। तो जल्दी से जो था आयुष वो नीचे भागा, उसके मम्मी पापा से बोले। उसके मम्मी पापा और आयुष जो है उसकी बहन को लेके हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में जाके उन्हें ये पता चला कि उसकी जो बहन है वो कोमे में चली। जो डॉक्टर थे उन्होंने आयुष से ये बोला कि जो कोमा पेशेंट होते हैं उन्हें ज़्यादातर तो घर पे ही रखना सही होता है, वहाँ पे उनकी अच्छे से केयर भी हो जाती है, हॉस्पिटल में ज़्यादा कोई उनका ध्यान रखता नहीं है। तो मेरा मानना ऐसा ही कि आप उन्हें घर पे ही ले जाओ। तो आयुष और उसके मम्मी पापा जो थे वो राधिका को लेके घर पे आ जाते हैं। अब अगले दिन जो आयुष रहता है उसे शहर से बाहर कुछ काम के लिए जाना रहता है, और वो शाम को लौटता है जब पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। तो वो जैसे ही घर के रोड के बाहर खड़ा रहता है कॉलोनी में, और वो देखता है उसकी जो बालकनी है तो जो राधिका है वो कौवे का मांस खा रही होती है। तो आयुष जो है वो ये सोचता है कि शायद मुझे ही कोई प्रॉब्लम हो गई, मेरे को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि मेरे को ये अजीब सी चीजें क्यों दिखाई दे रही है। और करीब 15 मिनट तक जो आयुष रहता है वो अपनी बहन को देखता रहता है, और उसके थोड़ी देर बाद आयुष के पापा बालकनी में आते हैं और वो आके राधिका पे बहुत जोर से चिल्लाते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। अब जो आयुष रहता है उसे कुछ ना कुछ अजीब सी फीलिंग आती है कि अब कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। तो जो आयुष रहता है वो जल्दी से घर के अंदर जाता है, लेकिन उसे पीछे से आवाज आती है गिरने की। तो आयुष जो है वो पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है तो वो देखता है उसके पापा जो है सिर के बल नीचे गिरे पड़े, और उनके सिर में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। तो जो आयुष रहता है वो अपने पापा को जल्दी से उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है, और हॉस्पिटल में उसके पापा को मृत घोषित कर देते हैं। अब अगले दिन जो आयुष के पापा थे उन्हें जलाने के लिए लेके जा रहे थे, तो आयुष जो है वो क्या देखता है कि उसकी जो बहन है वो इतने कूट कूट के रो रही है जैसे उसे पता ही नहीं कि पिछली रात को उसने क्या किया था। अब कुछ 2 दिन बाद आयुष जो रहता है अपनी मम्मी को सब कुछ सच सच बता देता है राधिका के बारे में, और आयुष की मम्मी ये बोलती है कि हमें अपने गुरुजी को फोन लगा देना चाहिए। तो वो उनके गुरुजी को जो है वो फोन लगाते हैं। तो जो गुरुजी रहते हैं वो आयुष की मम्मी को ये बताते हैं कि जो राधिका है उसके अंदर 16 आत्माओं का वास है। तो आयुष जो रहता है वो हाथ जोड़ता है और रोता है कूट कूट के, और उन गुरुजी के पैरों में गिर जाता है और उनसे ये बोलता है कि मेरी बहन को जो है वो ठीक कर दो, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। तो जो गुरुजी थे वो ये बोलते हैं कि ठीक है बेटा, एक मैं प्रक्रिया बताता हूँ, एक हवन करूंगा मैं, और उस प्रक्रिया में मैं एक रंगोली बनाऊंगा, बस तुम्हारा काम ये रहेगा कि तुम राधिका को उस रंगोली में बिठा देना। तो अगले दिन आयुष, उसकी मम्मी और राधिका तीनों आते हैं गुरुजी के आश्रम में, और जो राधिका रहती है उसकी मम्मी जो रहती है वो राधिका से ये बोलती है कि उस रंगोली के पास जाके बैठ जाओ, और राधिका जो है वो इतनी अच्छे से उस रंगोली के पास जाके वो बैठ जाती है। जो बाबा रहते हैं वो अपनी प्रक्रिया तैयार करते हैं, और कुछ 2-3 घंटे तक वो हवन होने के बाद जो है वो ये बोलते थे कि इसके अंदर से वो आत्माएं जो हैं वो सब हट गई हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम जा सकते हो। फिर उसी रात को जो आयुष रहता है वो अपने रूम में अपनी बहन के साथ सोता है अलग अलग बेड पे। फिर उसे आवाज़ जो है वो फिर से आती है क्रीपी सी। आयुष की जो है नींद खुलती है, वो चादर उठा के देखता है, वो फिर से देखता है कि उसकी बहन जो है वो बालकनी की जो डोली है वहां पे खड़ी होके हंस रही है, और वो वहां से कूदती है। और जो आयुष रहता है फिर उठ के जाता है, फिर गेट खोलता है, फिर नीचे बालकनी में से मतलब वो डोली पे से जो है नीचे देखता है, वहां पे कोई नहीं होता। जो आयुष रहता है वो जल्दी से अपनी बाइक निकालता है और उन गुरुजी के पास जाता है, और गुरुजी के पास जाके देखता है कि उसी रात को उन गुरुजी की मौत हो जाती है। तो करीब 1 घंटे बाद जो आयुष रहता है वो वापस आता है अपने घर की तरफ। तो वो कॉलोनी में देखता है कि बहुत सारी भीड़ लगी रहती है उसके घर के आगे, तो वो जल्दी से भीड़ हटा के देखता है, तो वो देखता है कि उसकी माँ जो है वो नीचे पड़ी है ज़मीन पर, और उसके सिर में से खूब सारा खून निकल रहा है। वो ऊपर देखता है बालकनी में, तो उसकी बहन उसे डोली के ऊपर खड़ी दिखती है हंसती हुई। जो आयुष रहता है वो समझ जाता है कि ये मेरी बहन नहीं है, ये कहीं मुझे भी ना मार दे। तो जो आयुष रहता है वो जल्दी से उस जगह से उस टाइम पे निकल जाता है, लेकिन वो सुबह जब आता है तो उसकी बहन उसे बेड पर ही सोई हुई मिलती है। तो जो आयुष रहता है वो उसकी बहन को लेके साइकोलॉजिस्ट के पास इलाज करवाने के लिए जाता है, और आयुष का कहना है कि आज भी उसका इलाज चल रहा है और उसके इलाज में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।